तो वेलकम बैक टू द डे 5 ऑफ अ सीरीज, जहां पर आपने और हमने साथ मिलकर प्रॉमिस किया कि हम अपना 100% देंगे इस बोर्ड एग्जाम्स 2025 के लिए। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द सबसे डिफिकल्ट और सबसे डराने वाला चैप्टर यूनिट, पूरा EDAS वाला यूनिट आपका, जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 7, 8 एंड 9 रहने वाले हैं। EDAS के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेस और डिफिशिएंट डिमांड के पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। ओवरऑल पूरे का पूरा यूनिट आज जो है मैं आपको इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। देखो, इस चैप्टर में, इस यूनिट में से ना बच्चों को डर इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहे, डायग्राम है। लेकिन आज इस एक ही वीडियो में ना मैं आपको न्यूमेरिकल करवा दूंगी, सारे क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा के जाऊंगी। 1 घंटे की वीडियो में पूरे तीनों चैप्टर, पूरे का पूरा यूनिट जो है मैं आपको रटवा के भेजूंगी। ये जो यूनिट है इसमें से मोस्टली आपको 2-4 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और 3 से 4 MCQs इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो अराउंड आप लगा लो 12 से 13 नंबर का पेपर जो है इस यूनिट में से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको इस पूरे यूनिट में याद करने की जरूरत है वो है न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलाज। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि नेशनल इनकम की तरफ बड़े बड़े 2-3 मेथड्स हैं, ये करना है, कुछ नहीं है। 3-4 बहुत आसान फॉर्मूलाज हैं। दिक्कत ये कि आप लोग वो फॉर्मूलाज याद ही नहीं करते हो। उन फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा। उन फॉर्मूलाज को अगर याद कर लिया तो उससे ज्यादा आसान मतलब और कुछ नहीं होगा उसके बाद। जैसे मैथ्स में बचपन में हम LHS RHS को बराबर करते थे, बस उसके बाद वो करना है। नंबर 1 आपका स्टेप होना चाहिए वो जो है फॉर्मूलाज को याद करना। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी वो फॉर्मूलाज ही है न्यूमेरिकल्स के लिए, जो फॉर्मूलाज आपके यूज होने वाले हैं। देखो, 2 चीजें आएंगी, एक आएगा आपका एग्रीगेट डिमांड, दूसरी चीज आपके पास आएगी एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूलाज को याद करना है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई में और एग्रीगेट डिमांड में दोनों में एक चीज कॉमन आएगी, वो है C फॉर कंजम्पशन। ठीक है, C फॉर कंजम्पशन दोनों में आएगी कॉमन। S में आता है एग्रीगेट सप्लाई में, तो C प्लस S कर दिया जाएगा एग्रीगेट सप्लाई में, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग्स कर दी जाएगी एग्रीगेट सप्लाई में। बचा एक और एलिमेंट हमारे पास होता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट को हम ऐड कर देंगे एग्रीगेट डिमांड में। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C प्लस I, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है एग्रीगेट मेरी डिमांड। ठीक है, एक और चीज याद रखनी है, जो मेरी एग्रीगेट सप्लाई है ये एक और चीज के बराबर होती है जो कि है इनकम, यानी कि हमारी नेशनल इनकम या इनकम लिखा आ सकता है, यानी कि Y के बराबर होता है मेरा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग्स ऑल्सो इक्वल टू इनकम। ठीक है जी, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे उसको मैं क्या बोलूंगी कि मेरी इकोनॉमी में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अराउंड 5 मिनट का पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ, न्यूमेरिकल याद करा रही हूँ, उसके बाद हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे, इसकी एप्लीकेशन ही हम उसके बाद करने वाले हैं। ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई होता है तो उसको मैं बोलती हूँ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं ना, AD और AS, वहां पर हम इस चीज को बोलते हैं सिचुएशन ऑफ एफिशिएंट डिमांड। जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं AD AS, वहां पे मेरा होता है इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, इक्विलिब्रियम इनकम हम उस पॉइंट पे निकाल पाते हैं और उस पॉइंट पे हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, एफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन होता है। अगर AD बड़ा है तो एक्सेस डिमांड होता है, अगर AD कम है AS से तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये तो कुछ एक बेसिक चीज है। इसके बाद कुछ एक और फॉर्मूलाज है जो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला जो यहाँ पे मेरे पास आता है वो होता है APC का, APS का। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, A इज फॉर एवरेज, A इज फॉर एवरेज, P इज फॉर प्रोपेंसिटी, C और S इज फॉर कंजम्पशन और सेविंग्स। ठीक है, APC APS। सिमिलरली 2 फॉर्मूलाज मेरे पास और आएंगे, MPC का और MPS का। P से फिर से होता है प्रोपेंसिटी, C से कंजम्पशन, S से सेविंग्स, M से मेरे पास क्या आता है, मार्जिनल। ठीक है, M से मेरे पास क्या आता है, मार्जिनल। A इज फॉर एवरेज, P इज फॉर प्रोपेंसिटी, C इज फॉर कंजम्पशन और सेविंग। यहाँ पे M का मतलब मार्जिनल, P प्रोपेंसिटी, कंजम्पशन और सेविंग। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं सही बता रही हूँ। अगर ये फॉर्मूलाज को याद नहीं किया, आपके आराम से 4 से लेके 8 नंबर तक आप गवा सकते हो अगर आपने ये फॉर्मूलाज याद नहीं करे तो। ठीक है, तो APC का देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है C/Y। देखो, सिंपल भाषा में समझाती हूँ, जब जब तुम एवरेज की बात करोगे तब तब तुम सिंगल वैल्यू की बात करोगे, चेंज की बात नहीं करोगे। जैसे ही तुम मार्जिनल की बात करोगे तुम बात करोगे चेंज की, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। देखो, चेंज का मतलब क्या है कि मैं 2 पॉइंट्स पे खड़ी हूँ। ठीक है, एक पॉइंट की कंजम्पशन, दूसरी पॉइंट की कंजम्पशन, इनको माइनस किया और मैं बताऊंगी इनको माइनस करके कितना चेंज आया है, उसको मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करूंगी। बट C/Y का मतलब इस पॉइंट का C ले लूंगी, उसको
इसी पॉइंट की y से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो जब मैं एवरेज की बात करूंगी, मैं चेंज की बात नहीं करूंगी। किसी एक पॉइंट का c या y, दूसरे पॉइंट का c या y डिवाइड करके एपीसी निकाल दूंगी। बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेगा एपीएस का, s अपॉन वाई। एमपीएस का क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस मार्जिनल मतलब फिर से चेंज, चेंज मतलब एक और दूसरे पॉइंट के बीच में कितना चेंज आ रहा है, कंजम्पशन में, सेविंग में, इनकम में, उनका चेंज निकालूंगी। डिवाइड हमेशा किससे किया जाएगा, इनकम से। देखो कितना आसान है, फॉर्मूला को याद रखना। डिनोमिनेटर में हमेशा इनकम होगा, डिनोमिनेटर में हमेशा इनकम होने वाली है। ऊपर क्या होगा, जो भी निकाल रहे हो, अगर सी है तो ऊपर सी होगा, एस है तो ऊपर एस होगा। एवरेज है तो चेंज नहीं होगा, मार्जिनल है तो हमेशा चेंज होगा। मार्जिनल मतलब चेंज वाला, एवरेज मतलब एक सिंगल वैल्यू हम निकालेंगे, उसमें हम चेंज की बात नहीं करेंगे। न्यूमरेटर क्या होगा, जो निकाल रहे हो, सी है तो सी, एस है तो एस। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, इनकम। तो एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन वाई, ठीक है। एस इज सेविंग्स, वाई इज इनकम लेवल। जिस पॉइंट पे आप सेविंग चूज कर रहे हो, उसी सेम पॉइंट का वाई से उसको आप डिवाइड करोगे। ऐसा नहीं कि इनकम किसी और पॉइंट की है, सेविंग किसी और पॉइंट की, नहीं, सेम पॉइंट के सेविंग सेम पॉइंट की इनकम से डिवाइड करोगे। सिमिलरली यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें चेंज निकालना है। चेंज कभी एक अकेले पॉइंट का नहीं निकल सकता, चेंज हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच का निकलेगा। तो एमपीसी या एमपीएस निकालने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट मुझे दिए होंगे, या मुझे 2 पॉइंट कहीं ना कहीं से ढूंढने होंगे। उनको आपस में माइनस करोगे, चेंज इन सी निकालोगे, चेंज इन एस निकालोगे, चेंज इन वाई निकालोगे, डिवाइड करोगे, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, कुछ भी आप निकाल सकते हो। इसके बाद एक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यहाँ पे आता है, जो कि बहुत आसान है, बच्चों को रटा हुआ होता है टिप्स में। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं एपीसी और एपीएस को इक्वल प्लस करूंगी तो भी 1 आएगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो भी 1 आएगा। क्या बोला मैंने, इन दोनों को प्लस तो 1, इन दोनों को प्लस तो 1। न्यूमरेटर में हमेशा क्या होगा, जो निकालना है वही सी या एस। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा, वाई, वाई फॉर इनकम, ठीक है। इनकम या नेशनल इनकम, कुछ भी बोलूं, एक ही बात हो सकती है। इसके अलावा अगले जो फॉर्मूलाज देखो मेरे पास आते हैं, इन सभी के अलावा अगला फॉर्मूला मेरे पास आता है कंजम्पशन फंक्शन का, सेविंग्स फंक्शन का, ठीक है। पहले मैं कंजम्पशन की बात करती हूँ। देखो कंजम्पशन का मतलब होता है कि लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं अपने खाने पीने पे, कपड़े पे, घर पे, गाड़ी पे, कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। अब सोचो ये कंजम्पशन हम कैसे निकालेंगे। एक तो मैं कहती हूँ मेरी इनकम अगर कभी 0 है, अगर मेरी इनकम 0 है, मैं कुछ भी कमा नहीं रही, तो क्या मैं भूखी मरूंगी, नहीं ना। कुछ ना कुछ तो मेरे पास सेविंग्स होगी ना। इवन एट दिस पॉइंट कुछ ना कुछ तो मेरे पास सेविंग्स होगी, मैं अपनी सेविंग्स को यूज करूंगी और स्टिल मैं कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करूंगी, समझ रहे हो। अगर मैं कह रही हूँ मैं कुछ नहीं कमा रही, ठीक है, चाहे मैं उधार पे लेके कंजम्पशन करूं, चाहे मैं अपनी सेविंग्स को यूज करके कंजम्पशन करूं, पर मैं कंजम्पशन करूंगी। कोई भी भूखा नहीं मर सकता, तो हर कोई कहीं ना कहीं से पैसा ला करके खाना खा रहा है, घर, कपड़ा, कुछ ना कुछ तो हर किसी को चाहिए ना। तो इवन इफ इनकम इज 0, कंजम्पशन 0 हो नहीं सकती। इस पॉइंट पे भी कंजम्पशन थोड़ी तो होगी। उस कंजम्पशन को मैं क्या बोलती हूँ ना, बेयर मिनिमम फिक्स्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन होती है। कि अगर मेरी इनकम है तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी मैं अपने खर्चे बढ़ा सकती हूँ, ठीक है, मैं अपना लाइफस्टाइल बेटर कर सकती हूँ। पर अगर मेरी इनकम 0 है, ठीक है, तो भी मैं बेयर मिनिमम थोड़ा तो कुछ, लेट्स से अगर मैं कहती हूँ कि मैं कुछ भी कमा नहीं रही, तो भी एटलीस्ट मुझे 1000 रुपए तो चाहिए हर महीने रोटी पानी अपना करने के लिए पूरा, ठीक है। तो जो बेयर मिनिमम आपकी कंजम्पशन होगी जब इनकम लेवल 0 है, वो हमेशा हम बोलते हैं फिक्स्ड रहेगी। क्योंकि वो फिक्स्ड है, इसके लिए मैं उसके ऊपर लगाती हूँ एक सी के ऊपर बार। इसको मैं क्या बोलती हूँ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस का मतलब कि ये फिक्स रहेगी। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कब होती है, जब इनकम लेवल क्या होता है, 0 होता है। जब इनकम 0 है, हम अपना घर चलाने के लिए थोड़ी सी तो कंजम्पशन करेंगे, वो हमेशा फिक्स रहेगी। क्योंकि वो फिक्स रहेगी, मैंने उसके सी के ऊपर बार बना दिया और इसको हमने क्या बोला, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसको हमने बोला, ठीक है। इस पॉइंट पे इनकम तो है नहीं, खर्चा कहां से करोगे, खर्चा करेंगे हम अपनी सेविंग्स में से। तो इस पॉइंट पे क्या मैं ये बोल सकती हूँ, कि अगर मैं कंजम्पशन कर रही हूँ 1000 रुपए की,
इनकम मेरी जीरो है, मैं वो सारी की सारी कंजम्पशन कहाँ से कर रही हूँ, सेविंग्स में से कर रही हूँ, तो मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी, 1000 रुपए से माइनस हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो भी मेरी ये कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है, ये किसके बराबर होती है, नेगेटिव ऑफ सेविंग्स के बराबर होती है, जिसको मैं डिस सेविंग्स भी बोलती हूँ। फटाफट से हर चीज नोट्स में लिखोगे, हर चीज के नोट्स बनाओगे और मेरे साथ साथ 2 बार बोल के याद करोगे। जब इनकम जीरो है तो कंजम्पशन क्या है, फिक्स्ड है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को कैसे लिखोगे, सी बार से लिखोगे, और ये किसके बराबर होती है, डिस सेविंग्स के बराबर होती है। क्योंकि इनकम जीरो है तो मैं जो भी कंजम्पशन करूंगी सेविंग्स का यूज करके करूंगी। वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ऑटोनॉमस कंजम्पशन की नेगेटिव ऑफ सेविंग्स के बराबर होती है। मतलब अगर सी बार 1000 है तो सेविंग्स कितना होगा, -1000। ठीक है जी। अब जब तक मेरी इनकम जीरो थी तो मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट खर्चा किया, जो कि मैंने ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोला। अब मैं कहती हूँ मेरी इनकम बढ़ने लग गई। अब मैं कह रही हूँ अभी मेरी इनकम जीरो थी तो मैं सी बार खर्चा कर रही थी, अब मेरी इनकम बढ़ने लग गई, अब मेरी इनकम पॉजिटिव में जाने लग गई। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारा खर्चा भी बढ़ेगा, हम सेव भी कुछ ना कुछ और करने लग जाएंगे ज्यादा। अगर मैं 2000 रुपए कमा रही हूँ तो मैं अपना थोड़ा खर्चा उसमें से बढ़ाऊंगी, 1000 की जगह 1200 रुपए का खर्चा करने लग जाऊंगी और बचा खुचा मैं सेव करूंगी। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मैं अपना खर्चा भी बढ़ाऊंगी, मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव करूंगी, मेरी जो है जरूरतें भी बढ़ेंगी। तो अब मैं कंजम्पशन ज्यादा करना चाहूंगी क्योंकि अब मेरी इनकम बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मैं अपनी कंजम्पशन भी बढ़ाऊंगी। एंड हम एक चीज बोल रहे हैं कि हम इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज निकाल लेंगे और एक फिक्स्ड परसेंटेज में ही कंजम्पशन को और सेविंग्स को हम जो है बढ़ाएंगे। देखो मैं कंजम्पशन और सेविंग क्यों बोल रही हूँ, इनकम किसके बराबर थी, एएस के, एएस किसके बराबर था, सी प्लस एस के। तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, इनकम सी प्लस एस के बराबर है, तो अगर इनकम बढ़ेगी तो सी भी बढ़ेगा, एस भी बढ़ेगा। तो मैं कहती हूँ अगर मेरी इनकम लेट्स से 100 रुपए है, मैं उसका अगर 80% कंज्यूम कर रही हूँ तो 20% क्या कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ मैं एक फिक्स्ड नंबर असाइन कर दूंगी कि जितनी भी इनकम है मैं एक फिक्स्ड परसेंटेज लेट्स से 90% उसका हमेशा कंज्यूम करूंगी, 10% हमेशा सेव करूंगी। तो वो जो फिक्स्ड नंबर हमने उसको असाइन कर दिया वही बेसिकली मेरी एमपीसी होती है, कि जितने से भी मेरी इनकम बढ़ेगी उसका एक फिक्स्ड सर्टेन परसेंटेज हमेशा मेरी कंजम्पशन की तरफ जाएगा। तो अगर मैं कहती हूँ कि 90% मैं हमेशा अपनी इनकम का कंजम्पशन में दूंगी तो मेरा एमपीसी क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। ठीक है, तो एमपीसी क्या बता रही है कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम में चेंज आएगा, उस चेंज ऑफ इनकम की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा वो मुझे बता रहा है एमपीसी। तो जितना भी हमारा चेंज आ रहा है दैट इज अ फिक्स्ड परसेंटेज, हम यूजुअली ये मान करके चलते हैं। तो सी बार हो गया, जो मेरा बेयर मिनिमम खर्चा है मैं वो तो करूंगी। उसके बाद जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, पर किस परसेंटेज से बढ़ेगी, बढ़ेगी एमपीसी से बढ़ेगी। कि 0.9 अगर मेरा एमपीसी है तो हमेशा जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी उसका 90% मैं कंजम्पशन में डालती जाऊंगी। तो बेयर मिनिमम वाला प्लस जितनी भी इनकम है उसका सर्टेन परसेंटेज मैं कंजम्पशन में ऐड करूंगी। कितना परसेंट, जितना मेरा एमपीसी है, कितना परसेंट, जितना मेरा एमपीसी है। अगर ये चीज समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो एक बार दोबारा सुनो। और फिर भी अगर नहीं आ रही है तो प्लीज एक इसका फॉर्मूला जरूर याद कर लो। ठीक है, फॉर्मूला आपको एज इट इज आना चाहिए। देखो क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको, फॉर्मूला हमारे पास है C इज इक्वल टू सी बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो हमेशा फिक्स रहेगी और जो डिस सेविंग्स के, नेगेटिव ऑफ सेविंग्स के बराबर होगी, प्लस एमपीसी इंटू वाई। वाई है मेरी इनकम, एमपीसी को हम यहाँ पे किस से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। और सेविंग्स के लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगी, क्या, जो मेरा सी बार है ये नेगेटिव चला जाएगा, माइनस का सी बार क्योंकि डिस सेविंग्स है। और जो मेरा एमपीसी है, ठीक है, इसको मैं कर दूंगी 1 माइनस बी इंटू वाई। ठीक है, तो ये मेरा होगा कंजम्पशन और सेविंग्स का फंक्शन। देखो इसको एज इट इज याद कर लो, बिल्कुल सेम टू सेम इसको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। एज इट इज आपको ये सारे का सारा आना चाहिए। तो सी क्या है मेरा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी मल्टीप्लाई बाय इनकम। एस क्या है मेरा, माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि मैं इसको क्या बोलती हूँ, डिस सेविंग्स, प्लस 1 माइनस एमपीसी इंटू वाई। ये होगा मेरा सेविंग्स का फंक्शन। तो एक फॉर्मूला ये है
एक फॉर्मूला ये है, दो तो ये याद करने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ऊपर मैंने बताया एपीसी का, एपीएस का, एमपीसी का, एमपीएस का, वो याद करने हैं। उसके अलावा एडी का, एएस का, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, एक लास्ट और फॉर्मूला बस थोड़ा सा कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। एक लास्ट छोटा सा फॉर्मूला कर लो, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। बस इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं के से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, ये हमें बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होता है? 1 एमपीएस के बराबर। क्यों? क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एमपीसी, इसको इधर मैं ले गई तो ये किसके बराबर बच गया? एमपीएस के बराबर बच गया। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नंबर 1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ऑल्सो इक्वल टू 1 एमपीएस। इसी चीज के ऊपर पता है क्या क्वेश्चन आता है कि इसके बीच में और इसके बीच में इनवर्स रिलेशन है, और ये जो कि ट्रू है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। अगर एमपीएस यानी कि सेविंग्स मेरी बढ़ेंगी, चेंज इन सेविंग्स का रेट बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ही मेरे पास क्या आता है, K is equals to change in income ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा मेरे पास ये फॉर्मूला आता है। फिर से मैं चेंज की बात कर रही हूँ, तो चेंज हमेशा दो पॉइंट्स को आपस में माइनस करके निकलता है, ठीक है। तो देखो ओवरऑल क्या फॉर्मूला याद करने, दो फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दिमाग में बिठा लो। 1 एमपीएस चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, 1 एमपीएस चेंज इन वाई चेंज इन आई। इन दोनों को तो पूरी तरीके से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इतने क्वेश्चन आते हैं ना इसके ऊपर जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। दूसरा कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन का फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बिठा लो, जो हमारे पास यहाँ पे एज इट इज दिया हुआ है। कंजम्पशन का, सेविंग्स फंक्शन का, दोनों का फॉर्मूला एज इट इज आपको आना चाहिए। तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला आना चाहिए, सेविंग्स फंक्शन का फॉर्मूला आना चाहिए, दो फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के आने चाहिए, एपीसी एपीएस का फॉर्मूला, एमपीसी एमपीएस का फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा बस एक और छोटी सी चीज जो मैंने पीछे कराई है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एएस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। इन सबको अभी के अभी कॉपी में नोट डाउन करोगे, 2 बार बोलोगे, याद करोगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला याद हो गए ना बेटा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, लिटरली बता रही हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते अगर ये फॉर्मूलाज आपको आते हैं तो, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास एज इट इज न्यूमेरिकल आया है, जो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। फॉर्मूला आता है ना, कोई ये क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 4, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या था? के था। के के दो फॉर्मूलाज बताए थे, दोनों फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लो। क्या? 1/1 माइनस एमपीसी या फिर 1/एमपीएस। मुझे नहीं पता कौन सा अभी यूज होगा, पर दोनों आने चाहिए। डेल्टा वाई डेल्टा आई, दोनों फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है? 4। डिस सेविंग्स कितनी है? -60। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेविंग्स फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सेविंग्स फंक्शन पूछा है मैम, सेविंग्स फंक्शन तो -c बार प्लस 1 माइनस बी वाई के बराबर होते हैं। -c बार क्या होती है जी? मेरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, लेकिन माइनस है तो मेरी ये क्या हो जाती है जी? डिस सेविंग्स हो जाती है। 1 माइनस बी किसके बराबर है? बी होता था मेरा एमपीसी, तो 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी मेरा यहाँ पर है, इस फॉर्मूला में है, तो k इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/4। बताओ क्या दिक्कत है जी? सारी चीजें एज इट इज आपके सामने दे रखी हैं। मेरा डिस सेविंग्स कितना है? -c बार है जो यहाँ पर है, जो कि कितना है? माइनस का 60 है। तो माइनस का 60 आएगा तो वो तो चारों ऑप्शंस में दे रखा है, तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। मुझे क्या निकालना पड़ेगा? k की मदद से। k को मैंने देखो क्या बोला, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, k इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी इधर आ गया, 4 इधर चला गया। अब मेरे पास क्या है? 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/4। 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी आप देख लो। इससे हम जो है 0.25 की मेरे पास यहाँ पर जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। 0.25 देख लो कहाँ पे? 0.25 सिर्फ यहाँ पे है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरी बार मेरे पास क्या दिया हुआ है? कंजम्पशन फंक्शन दिया है दूसरे क्वेश्चन में, जो कि c इज इक्वल टू 205 प्लस 0.9 y के बराबर है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अरे यार जस्ट मैम अभी निकाला है, 1/1 माइनस एमपीसी
1/1 माइनस एमपीसी होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये जो 0.9 दे रखा है ये क्या होता है, इसको मैंने बोला है ये होता है बी। बी किसके बराबर होता है, एमपीसी के बराबर होता है। तो K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.9। देखो अगर सेविंग्स फंक्शन है तो सेविंग्स फंक्शन में 1 माइनस एमपीसी यूज होता है, पर अगर कंजम्पशन फंक्शन है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एमपीसी होता है, ये 0.9। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन में सिर्फ बी होता है, सेविंग्स फंक्शन में 1 माइनस बी होता है। चलो तो हमारे पास क्या है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1 ये ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कि K इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला की एप्लीकेशन है, फॉर्मूला से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता यार। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी है कि कुछ मुश्किल आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला को लेकिन 4 बार 5 बार बोल बोल के याद करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा, अप्लाई करके देखना पड़ेगा, तब जाके होगा। पर फॉर्मूला से बाहर कुछ नहीं आता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अगला मेरे पास आता है बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, देखो ब्रेक इवन का मतलब होता है जहां पर मेरी कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाती है, जहां पर मेरी सेविंग्स बराबर हो जाती है जीरो के। सारे जितनी इनकम आ रही है सारे का सारा कंज्यूम कर रही हूँ तो सेविंग्स क्या है, जीरो है। ठीक है, बिफोर दिस लेवल द वैल्यू ऑफ एपीसी। एपीसी क्या होता है मैम, ये भी मुझे पता है, C/Y के बराबर होता है। बिफोर रीचिंग दिस लेवल एपीसी इज ग्रेटर देन 1। क्या इससे पहले एपीसी ग्रेटर देन 1 होता है? एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y। अगर एपीसी ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब C/Y ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब C ग्रेटर देन Y है। तो क्या C इक्वल टू Y से पहले C ग्रेटर देन Y होता है? यस, ये चीज ट्रू है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, इनिशियली आपकी इनकम अगर जीरो है तो भी कंजम्पशन पॉजिटिव है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, इनकम छोटी है कंजम्पशन ज्यादा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी एक पॉइंट पे आके ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जिसको मैं ब्रेक इवन बोलूंगी। और आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इनकम ज्यादा हो जाएगी कंजम्पशन की। तो क्या होता है, बेसिकली 3 स्टेजेस हमारे यहाँ पे निकल के आती हैं। कौन सी 3 स्टेजेस आती हैं? पहला होता है जब मेरी कंजम्पशन ज्यादा होती है इनकम से। ये तब होता है जब पहले इनकम जीरो है, फिर अभी इनकम थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है। जब इनकम ज्यादा बढ़ने लग जाती है एक पॉइंट पे C इक्वल टू Y होता है, जिसको मैं ब्रेक इवन पॉइंट बोलती हूँ। ठीक है, और उसके बाद कंजम्पशन छोटी पड़ जाती है, इनकम जल्दी से ऊपर की तरफ चली जाती है, इनकम और तेजी से बढ़ने लग जाती है। यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरी सेविंग्स होती है नेगेटिव, इस ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग्स क्या होती है, जीरो, और इसमें सेविंग्स होने लग जाती है मेरी पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे पहले ब्रेक इवन से पहले एपीसी इज ग्रेटर देन 1, ये चीज सही है। अब देखो बहुत सारे बच्चों की ना ये दिक्कत होती है, मैम मुझे तो याद ही नहीं एपीसी कब ग्रेटर देन 1 होता है, कब लेस देन 1 होता है, कब क्या होता है। मैं कह रही हूँ याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मैथ्स आता है ना, इसलिए अगर एपीसी ग्रेटर देन 1 है तो मैं एपीसी का फॉर्मूला डालूंगी C/Y ग्रेटर देन 1, तो मैंने निकाला C ग्रेटर देन Y। अगर ये सच है तो सच है इक्वेशन, अगर ये नहीं है तो नहीं है। मुझे ये याद ही नहीं करना कि एपीसी कब ग्रेटर देन 1 है, मैं मैथ्स लगाऊंगी, मैं C/Y ग्रेटर देन 1 लिखूंगी, C ग्रेटर देन Y लिखूंगी, आंसर निकालूंगी। ठीक है, अच्छा, द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। क्या ये बात सच है? ये बात तो सच है, क्योंकि एपीसी क्या है, C/Y ही तो है। लेकिन क्या ये करेक्ट रीजन है? नहीं, ये करेक्ट रीजन नहीं है। तो मेरा आंसर आएगा बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये चीज सच है पर ब्रेक इवन से पहले C ग्रेटर देन Y इसलिए नहीं होता क्योंकि एपीसी इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। वो इसलिए ग्रेटर होता है क्योंकि उस टाइम पे अभी जो है इनकम पहले हमारी जीरो थी, उस टाइम पे इनकम धीरे धीरे बढ़ रही थी और कंजम्पशन इनकम से ज्यादा थी, उस टाइम पे हमारी नीड्स ज्यादा थी, तो हम सेविंग से पैसा खर्च कर रहे थे। तो दोनों चीजें ट्रू हैं पर ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे इससे आसान क्या हो सकता है, एज इट इज फॉर्मूला दे रखा है, यही तो सही हो सकता है। अ सिचुएशन इन विच एबल बॉडीड पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेजेस, इसको हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अगर मैं अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहती, ऑल्दो मैं काम कर सकती हूँ पर मैं अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहती, तो मैं वॉलंटरी अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, चल, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एक्स एंटी सेविंग्स आर लेस देन द एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। अब देखो अगर सेविंग्स कम है, एक्स एंटी का क्या मतलब होता है, एक्स एंटी का मतलब होता है प्लान्ड। एक्स एंटी का क्या मतलब होता है कि प्लान्ड सेविंग्स आर लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अगर मेरी सेविंग्स जो है
वो इन्वेस्टमेंट से कम है तो क्या होगा, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। अब मैं अगर दोनों साइड पे कंजम्पशन को प्लस कर दूं तो क्या ये इक्वेशन सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथ्स ने सिखाया है ना, दोनों साइड पे सेम चीज अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो मेरा साइन नहीं बदलेगा। सी प्लस एस इज लेस देन सी प्लस आई। सी प्लस एस क्या होता था? एस किस में आता था? एग्रीगेट सप्लाई में। सी प्लस आई क्या होता था? एग्रीगेट डिमांड होता था। तो इस सिचुएशन को हम किस चीज की सिचुएशन बोलते हैं? ये हमारी सिचुएशन होती है एक्सेस डिमांड की। तो आप करके दिखाओगे दैट इन दिस केस देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, दैट मींस लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं पर प्रोड्यूसर इतना प्रोड्यूस करना ही नहीं चाहता। प्रोड्यूसर ने इतना सोचा ही नहीं था कि इतनी डिमांड आ जाएगी। प्रोड्यूसर के पास इतनी इन्वेंट्री ही नहीं है, वो इतना उसने इतना प्रोड्यूस करा ही नहीं जितना लोगों ने डिमांड कर दिया। तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। अब इस केस में क्या होगा? फॉल इन इन्वेंट्री लेवल्स। इस केस में हमारी इकोनॉमी में क्या होने लग जाएगा? जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं हमारी इकोनॉमी में वो फॉल होने लग जाएंगे। एंड इसके बारे में जो प्रोड्यूसर था उसको भी नहीं पता था, क्योंकि प्रोड्यूसर ने जो सोचा था कि एग्रीगेट सप्लाई जो भी वो कर रहा था, फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट, उसको लगा 1000 यूनिट की डिमांड आएगी, उसने 1000 यूनिट बना दी। लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है देन द एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्रीज है वो कम पड़ जाएंगी। लोग जितना था इन्वेंट्री में वो भी सारा खरीद के ले जाएंगे और बोलेंगे हमें तो और डिमांड कर रहे हैं, हमें तो और सामान चाहिए। तो इस केस में क्या होगा? देयर विल बी अ फॉल इन द इन्वेंट्री लेवल। पर सवाल ये है, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि अगर ऐसा हुआ, पहले तो मैंने ये समझा दिया कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। इस सिचुएशन में ये सारी चीजें हो रही है, इसको मैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बोलती हूँ, जिसमें डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इन्वेंट्रीज कम पड़ गई है। तो इस सिचुएशन में सोल्यूशन क्या होगा? अब प्रोड्यूसर को पता चल गया कि उसको और ज्यादा सामान बनाने की जरूरत है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर अपना आउटपुट बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता है कि उसकी इन्वेंट्री कम पड़ गई है। सो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द आउटपुट लेवल इन द इकोनॉमी। आउटपुट बढ़ाने के लिए देखो हमेशा प्रोड्यूसर क्या करेगा? ज्यादा लेबर को रखेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इकोनॉमी में। अगर आउटपुट बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा रखनी पड़ेगी, लेबर ज्यादा रखनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इनकम भी जो है, इनकम लेवल भी बढ़ जाएगा। और ये सब तब तक चलता रहेगा तब तक जब तक एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, जब तक एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो है वो ठीक ना हो जाए, ये सब तब तक चलता रहेगा। तो हमें क्या पता चला कि ये सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड में जो प्रोड्यूसर्स की इन्वेंट्री है वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, प्रोड्यूस कम किया था। तो प्रोड्यूसर बोलेगा कि अरे और सामान बनाना पड़ेगा, तो प्रोड्यूसर आउटपुट बढ़ाएगा। आउटपुट बढ़ाने के लिए उसको ज्यादा लेबर लगानी पड़ेगी। सो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से लोगों की इनकम भी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है वो बराबर ना हो जाए। ठीक है, ये ओवरऑल सारी चीजें आप एक्सप्लेन करके आओगे अपने 4 नंबर के क्वेश्चन में। चलो एमसीक्यू आता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। देखो अब मैंने क्या बोला था, कंजम्पशन फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सी बार क्या होती थी मेरी? फटाफट से ऑटोनॉमस कंजम्पशन, या फिर माइनस सी बार क्या होता था? डिस सेविंग्स। सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये सारे का सारा, इसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड कंजम्पशन बोलते हैं। तो कंजम्पशन के 2 हिस्से होते हैं। पहला, जब इनकम 0 है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बची हुई जितनी भी मेरी इनकम है मैं इसको क्या नाम देती हूँ? इंड्यूस्ड कंजम्पशन नाम देती हूँ। इट शोज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। यहाँ पे इनकम 0 थी, कुछ ना कुछ फिक्स्ड कंजम्पशन थी। इसके बाद मैंने क्या बोला था? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी। तो क्या एक डायरेक्ट रिलेशन है? यस मैम, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। विद अ सर्टेन इंक्रीज इन इनकम इंड्यूस्ड कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी, इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी बढ़ती है। ये भी सच है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू साबित होती हैं। आगे चलते हैं। एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। अब खुद बताओ ब्रेक इवन क्या था? ब्रेक इवन पे 2 चीजें थी, सी इक्वल टू वाई था, एस इक्वल टू 0 था। वैल्यू ऑफ एपीसी इज 0। एपीसी अगर 0 है तो सी अपॉन वाई इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि सी यहाँ पे 0 होगा। क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं मैम, सी कभी 0 हो ही नहीं सकता। इवन इफ द इनकम लेवल इज 0, सी कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो देखो जब भी ऐसे आता है क्वेश्चन कि सी अपॉन वाई, एस अपॉन वाई, दिस थिंग इज इक्वल टू 0, तो इसका हमेशा ये मतलब होगा कि ये जो
ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर है, कंजम्पशन है, ये 0 के बराबर है, या फिर s अपॉन y इक्वल टू 0 है, इट मीन सेविंग 0 है, ठीक है। तो क्या c अपॉन y 0 हो सकता है? क्या मतलब कि c कभी 0 हो सकता है? c 0 नहीं हो सकता। c 0 होने का मतलब है कि आप भूखे मर रहे हो, आप अपना खाना खाने के लिए भी कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हो, खर्चा नहीं कर पा रहे हो, वो चीज ट्रू नहीं हो सकती। क्या बोला? c कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। द वैल्यू ऑफ APC इज 0, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो assertion तो हमारी false है। Sum of average propensity to consume and average propensity to save is always equal to 1, ये सच है, ठीक है। वैसे भी आप एक चीज देखो, जब मुझे पता चला कि A false है तो मेरे पास एक ही जो है ऑल्टरनेटिव बचता है, एक ही ऑप्शन बचती है। वो ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे A ट्रू है, गलत, बोथ आर ट्रू, गलत, बोथ आर ट्रू, गलत, A तो गलत ही है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचे, वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वैसे भी सम इन दोनों का 1 होता है, APC प्लस APS इक्वल टू 1 होता है, ये मुझे पता है। डैश रेफर टू द एडी विच कैन बी मेट बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी कि कब मेरी एडी इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के? कब होती है? जब ये इक्वल होती है, उस पॉइंट पे हम एडी को क्या नाम देते हैं? क्या एक्सेस डिमांड है? एक्सेस का मतलब कि एडी बड़ी है। क्या डेफिशिएंट डिमांड है? डेफिशिएंट का मतलब कि एडी जो है वो छोटी है, ठीक है, ऐसे वाला साइन है। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन, अरे ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो सी बार होता है, उसमें एडीएस का क्या काम? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। जब एडी इक्वल टू एएस होती है, उस पॉइंट पे जो डिमांड होती है मैं उसको इफेक्टिव डिमांड बोलती हूँ। चलो, इन एन इकोनॉमी एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। देखो ये सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, लेकिन अब इसमें पूछा क्या गया है? एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का आंसर है। ए बी सी तीनों चीजें इंक्रीज होंगी, खत्म, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है? एडी इज मोर देन एएस। अगर एडी ज्यादा है तो इसको मैं क्या बोलती हूँ? एक्सेस डिमांड बोलती हूँ। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का आंसर है कि अगर ये एक्सेस है तो जो भी चीजें पूछी गई हैं 1 2 3 तीनों को इंक्रीज करके आओगे, 3 पॉइंट्स बना के आओगे, तीनों पॉइंट्स में लिखोगे, आउटपुट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। नीचे कंक्लूजन लिखोगे, आंसर खत्म, 4 नंबर पॉकेट में, ठीक है। तो अब बोला क्या गया? देखो ये तो आपका जो है रेक्टिफिकेशन है। अब मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, सेम वही कंडीशन है जो पहले थी कि अगर डिमांड ज्यादा है तो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर ने इतना सामान बनाया नहीं था, तो इससे क्या हो जाएगा? अनइंटेंडेड फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेंट्री। प्रोड्यूसर के पास सामान कम पड़ जाएगा, लोग डिमांड इतनी ज्यादा कर रहे हैं जितना प्रोड्यूसर ने सोचा नहीं था, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास लेवल ऑफ इन्वेंट्री शॉर्ट पड़ जाएगी। तो प्रोड्यूसर बोलेगा कि अरे लोग तो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, अब तो ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो ज्यादा सामान बनाने के लिए वो अपना आउटपुट को इंक्रीज करना चाहेगा, लेकिन आउटपुट को इंक्रीज करने का सिर्फ एक तरीका होता है शॉर्ट रन में, वो क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लेबर रखे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रखे, और जैसे ही वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो 1 2 और 3 तीनों चीजों को इंक्रीज करना है अगर एक्सेस डिमांड का केस आता है। तो क्या मैम अगर डेफिशिएंट डिमांड आता है तो तीनों चीजें डिक्रीज हो जाएंगी? यस, बिल्कुल सही। इसका उल्टा क्या होता है? डेफिशिएंट डिमांड जिसका केस आ सकता है, जिसका मतलब क्या होता है कि एडी कम है, एएस ज्यादा है, वहां पे क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखा था? फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री विद द प्रोड्यूसर। डेफिशिएंट डिमांड में क्या लिखोगे? अनइंटेंडेड। देखो ये एज इट इज वर्ड लिखकर आना है। क्या लिखकर आओगे? अनइंटेंडेड, बिना सोचे समझे, अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन, इकट्ठा हुई जा रही है, अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, ये वर्ड वहां पर लिखकर आओगे, कंपलसरी है, ठीक है। अगर डेफिशिएंट डिमांड है, देखो अगर एक्सेस डिमांड थी, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे, प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री कम पड़ गई थी, लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड है, लोग डिमांड कर ही नहीं रहे, तो प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री बच जाएगी। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे जा रहे, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो वहां पे क्या हो जाएगी? अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। अनइंटेंडेड बिना सोचे समझे, एक्यूमुलेशन इन्वेंट्री इकट्ठी हुई जा रही है, बढ़ती जा रही है, स्टॉक बढ़ता जा रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो वहां पे क्या होगा? अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री होगी। डेफिशिएंट डिमांड के केस में प्रोड्यूसर कह रहा भाई थम जा, इतनी इन्वेंट्री तो पहले इकट्ठी हो गई, मैं और क्यों बनाऊं? तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? आउटपुट कम करने लग जाएगा। अगर प्रोड्यूसर आउटपुट को थमा देगा, रोक देगा, तो ऑब्वियसली वो लेबर को निकाल देगा, एम्प्लॉयमेंट कम कर देगा, जिसकी वजह से इनकम भी
कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकम भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो आउटपुट कम करेगा, जिसकी वजह से वो लोगों को, लेबर को निकाल देगा कि भैया हम तो थम गए, भाई हमारे पास तो पहले इतना स्टॉक पड़ा है और नहीं बना सकते, तो लोगों को नौकरी से निकाल देगा, लेबर की एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी। 4 नंबर 1 सेकंड में पॉकेट में डाल सकते हो, इसमें तीनों बढ़ा दो, उसमें तीनों कम कर दो, काम खत्म, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना है तो जरूर लिखना तो है ही है, पूरे के पूरे नोट्स बनाने हैं, पूरा का पूरा आंसर आपको लिखना है एज इट इज। चलो इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है न्यूमेरिकल है मेरे पास, लेकिन फिर से न्यूमेरिकल करने के लिए बेटा जी फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आता है, न्यूमेरिकल तो भैया बाएं हाथ का खेल है। अच्छा चलो पूरा नहीं आता, पहली चीज तो न्यूमेरिकल आता है और में, हाई चांसेस है कि न्यूमेरिकल और में आता है। दूसरी चीज 3 से 4 नंबर में आएगा। अगर तुम फॉर्मूला भी लिख कर आ गए ना बेटा सारे के सारे, तो 4 में से 2 नंबर आराम से फॉर्मूला तक के मिल जाएंगे तुम्हें, अगर अच्छे से सारे फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। चलो, और इतनी कमजोर मैथ्स नहीं है यार, हमने 10th तक तो मैथ्स पढ़ी है ना यार, थोड़ा एलएचएस आरएचएस तो हम लगा ही सकते हैं। पहली चीज क्या दी गई है, एमपीसी। पहली चीज मुझे क्या दी गई है, एमपीसी। एमपीसी पहले कितनी थी, लेट्स से मैं ए लिख देती हूँ और एमपीसी बी लिख देती हूँ कि पहले एमपीसी कितनी थी, 75% थी। 75% का मतलब क्या है, 0.75 था। उसके बाद एमपीसी कितना हो गया, 0.9 हो गया, यानी कि 90% हो गया। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को मैं कैसे लिखूंगी, डेल्टा आई लिखूंगी, 1000 CR, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नोट डाउन करूंगी, देखो मैं सही बता रही हूँ, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हें नहीं आता कैसे करना है, सबसे पहले ऊपर हर चीज को नोट डाउन कर दो, जो जो दे रखी है। एमपीसी मैंने नोट डाउन कर दिया, मैंने डेल्टा आई नोट डाउन कर दिया, उसके बाद मैं नीचे फॉर्मूला लिख के आ जाऊंगी, आंसर छोड़ के आ जाऊंगी अगर मुझे नहीं आता, बट मैं इतना में करके आ गई, हर चीज को नोट डाउन करके लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, 2 नंबर आपके प्यार से टीचर आपको दे देगा। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यार क्वेश्चन ने सीधा तुम्हें बता दिया कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना है। मतलब तुम बताओ इससे प्यार से क्वेश्चन और क्या बताएगा, सीधा क्वेश्चन बोल ही तो रहा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लगाना है। तो क्वेश्चन कहता है यूजिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 2 फॉर्मूला पता है, मैं दोनों फॉर्मूला लिख के आऊंगी और उन दोनों फॉर्मूला को यूज करके मेरा काम बनेगा। देखो मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बताया था, जो न्यूमेरिकल आते हैं ना बड़े वाले, यूजुअली 2 तरीके के आते हैं। पहला आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, जिसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दोनों फॉर्मूला यूज होंगे। एक तो ये वाला हो गया, और दूसरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का अगर सवाल आता है, दोनों फॉर्मूला यूज होंगे, मैं एटलीस्ट दोनों फॉर्मूला लिख के तो जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं याद तो करके जाऊंगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन एमपीएस, इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मुझे क्या दिया हुआ है, एमपीसी की वैल्यू दी हुई है कि एमपीसी पहले इतना था फिर इतना था। देखो 2 बताए हुए हैं, तो मैं 2 केस बनाऊंगी, केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है। तो केस नंबर 1 में मेरे पास क्या आएगा, एमपीसी इक्वल्स टू 0.75, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.75 इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.25 इज इक्वल्स टू, ये मैंने नीचे से पॉइंट हटाया तो 2 0 ऊपर लग जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 4, तो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। केस नंबर 2 में मेरे पास क्या होगा, एमपीसी होगा 0.9, तो के मेरा निकल के आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0.9 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरा आंसर निकल के आएगा 10 के बराबर। देखो यानी कि पहले केस में पहले से दूसरे पे जाने में जो मेरा एमपीसी है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी 4 से बढ़ के 10 गुना हो गया। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन एमपीसी, चेंज इन एमपीसी की वजह से इनकम में कितना इंक्रीज आया, यानी कि केस 1 और केस 2 दोनों में मुझे दूसरा फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। पहले केस में मेरा के कितना आया, केस 1 में के कितना आया जी मेरा 4, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना था 1000, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना था 1000, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा वाई, तो 4 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन 1000, 4000 मेरा क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा वाई, ठीक है। दूसरे केस में, केस नंबर 2, के कितना था मेरा 10, डेल्टा आई अभी भी कितना है मेरा 1000, क्योंकि वो तो चेंज हुआ ही नहीं जी, तो 10 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन 1000, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 10,000। केस 1 से केस 2 में जाने में डेल्टा वाई में कितने का चेंज आया, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 4000, तो डेल्टा वाई में 6000 का
मेरा चेंज आया। क्या क्या चीजें सीखने को मिली हमें यहाँ से? नंबर 1, जो चीजें क्वेश्चन में दी हुई है वो मैं एज इट इज पहले कॉपी पेस्ट करूंगी, ये रहा मेरा वो वाला पार्ट। नंबर 2, मैं सारी चीजों का फॉर्मूला लिख कर आऊंगी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अप्रोच बोलिए तो ये रहा पहला फॉर्मूला, ये रहा दूसरा फॉर्मूला, मैं दोनों फॉर्मूलाज नोट डाउन करूंगी। नंबर 3, जब भी कोई चीज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो मुझे समझ आ गया कि 2 केस बन रहे, पहले 75 वाला फिर 90 वाला, तो मैं केस 1 बनाऊंगी, केस 2 बनाऊंगी, केस 1 की कैलकुलेशन करूंगी, केस 2 की कैलकुलेशन करूंगी, और लास्ट में इसमें हमें क्या निकाल के आना है? इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन एमपीसी, यानी दोनों केसेस में इंक्रीज इन इनकम में कितना फर्क आया। पहले केस में इनकम कितनी थी? 4000, दूसरे में चेंज इन इनकम कितनी हुई? 10,000, तो 6,000 से इंक्रीज इन इनकम हुआ ड्यू टू चेंज इन एमपीसी। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। पर अगर तुम यहां तक नहीं भी पहुंचे और तुमने बाकी सब करके दिखा दिया तो हार्डली आधा नंबर कटेगा, बाकी सारे के तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहली चीज क्वेश्चन नोट डाउन, दूसरी चीज फॉर्मूला, तीसरी चीज केस बना के आने हैं। फाइनल आंसर तक नहीं भी पहुंचे तो आधा नंबर कटेगा, बाकी नंबर जो है तुम्हें मिल जाएंगे। आगे चलते हैं अगले एमसीक्यू पे। सेविंग्स फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। सही बात है, कंजम्पशन फंक्शन मेरा क्या होता है? सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, सेविंग्स कैसे निकालूंगी? ये जो भी वैल्यू यहाँ पे मुझे दे रखी होगी उसके आगे मैं माइनस लगा दूंगी, ये जो भी मुझे वैल्यू दे रखी होगी उसमें को 1 से माइनस कर दूंगी, भाई को मैं एज इट इज लिख दूंगी। बताओ, कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग्स फंक्शन बन गया, तो ऐसे ही सेविंग से कंजम्पशन भी तुम बना सकते हो, वो भी ट्रू होगा। कंजम्पशन कर्व मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कंजम्पशन कर्व अगर ओरिजिन से शुरू होगा, ओरिजिन पे वैल्यू कितनी होती है कर्व पे? जी 0। देखो ये मेरा कर्व होता है, यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या होती है? ओरिजिन पे 0। तो अगर कंजम्पशन यहाँ से शुरू हुई तो मतलब कंजम्पशन 0 है। कंजम्पशन 0 हो सकती है? नहीं, इनकम 0 है तो भी कंजम्पशन तो मैं करूंगी, सेविंग्स में से करूंगी, पर पेट पालने के लिए कुछ तो खाऊंगी। तो 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए इज माई आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन इकोनॉमी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5, के 5 है, दिस सेविंग्स माइनस 100 है, यानी कि माइनस सी बार इज इक्वल्स टू माइनस 100, 1000 नहीं 100। द रेलिवेंट सेविंग्स एट द इनकम लेवल ऑफ 1400 करोड़, इनकम इज 1400 CR। कंजम्पशन सेविंग्स फंक्शन मुझे सीधा सीधा निकालना है, मुझे और कुछ भी नहीं करना है। सेविंग्स फंक्शन इज इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस 1 माइनस बी इंटू 1400, के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी मुझे निकालना पड़ेगा, 5 इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1/5, जिसको मैं कितना बोल सकती हूँ? 0.20। ठीक है, इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे पुट इन करूंगी 0.20, तो माइनस 100 प्लस 0.20 मल्टीप्लाई इसको आप करोगे 1400 से, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा आप उसको टिक करके आ जाओगे। आगे चलते हैं। द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज बिटवीन डैश एंड डैश। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की देखो रेंज होती है वो किसके बीच में होती है? तो देखो जो रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होती है वो हमेशा 1 और इन्फिनिटी के बीच में होती है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर 0 होगा उसका मतलब होगा कि कंजम्पशन 0 है, तो ये 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर -1 होगा तो उसका भी मतलब होगा कि कंजम्पशन मेरी नेगेटिव में है, जो कि दोनों चीजें सच नहीं हो सकती। ठीक है, थोड़ा सा क्विक एक्सप्लेनेशन है बट इतना ही समझ लो, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमेशा 1 और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। एपीसी की वैल्यू कभी 0 हो सकती है? अगर एपीसी की वैल्यू 0 होगी तो मतलब सी 0 है, क्या वो हो सकता है? कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती। अगर एपीसी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब होगा कंजम्पशन नेगेटिव है, क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकती। तो एपीसी की वैल्यू ना कभी 0 हो सकती है ना कभी नेगेटिव हो सकती है। तो सी की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, सी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब जो मेरी असर्शन है वो बिल्कुल ट्रू है कि एपीसी कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। एपीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। नहीं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम नहीं है। हमें फॉर्मूला में ही पता है कि एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। तो असर्शन सही है बट मेरा रीजन बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, सपोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है, एडी निकालना है, एमपीएस निकालना है, बहुत सारी चीजें निकालनी है, एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले चीजों को नोट डाउन करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, फिर आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो मुझे कंजम्पशन दी हुई है, मुझे इन्वेस्टमेंट दे रखी है। ठीक है, मुझे निकालनी है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम कब निकलता है? इक्विलिब्रियम निकलता है जब मेरा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो। ठीक है,
या फिर एक और लेवल पे एक और तरीका हो सकता है निकालने का कि जब मेरा इक्विलिब्रियम कब निकलता है, जब मेरा सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो। आई थिंक यहाँ पे एडीईएस अप्रोच हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? एडी मेरा किसके बराबर होता है? सी प्लस आई के बराबर होता है। एएस किसके बराबर होता है? सी प्लस एस के बराबर होता है, लेकिन एएस इज ऑल्सो इक्वल टू इनकम। ठीक है, तो मुझे सी कितना दे रखा है? सी मुझे दे रखा है 100 प्लस इस पूरी इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट इन कर रही हूँ 100 प्लस 0.75 y, ये मैंने पुट कर दिया सी। आई कितना दे रखा है? 200। इसको मैं किसके बराबर रखूंगी? y के बराबर रखूंगी। और देखो ये वाला y और ये वाला y मेरा बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम पे हूँ। जब मैं इक्विलिब्रियम पे हूँ तो यहाँ पे जो इनकम है वही इनकम यहाँ पे होगी, यानी कि दोनों में बराबर ही तो होगी इनकम। तो मैं इस पूरे इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दूंगी। सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी एज इट इज, आई की वैल्यू पुट कर दी, वाई की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। मेरे क्या निकल के आ जाएगी? सीधा सीधा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल के आ जाएगी। देखो तो हमें क्या करना है? 100 प्लस 200 300, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.25 वाई। तो मेरा वाई कितना आ जाएगा? 300 अपॉन 0.25। ठीक है, ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 1200। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मेरी कितनी है? 1200 है। जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 1200 है तो एग्रीगेट डिमांड उस पॉइंट पे कितना होगा? एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होते हैं? सी प्लस आई के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 100 प्लस 0.75 इंटू 1200 प्लस 200। ठीक है, तो मेरा एग्रीगेट डिमांड कैसे निकला? मैंने सी प्लस आई की वैल्यूज पुट इन कर दी, सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, वाई में यहाँ पे मैंने 1200 पुट कर दिया क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 1200 निकली है। उसमें मैं प्लस कर दूंगी अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कि 200 है, इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हो, एडी की वैल्यू आ जाएगी। लास्टली मेरे पास क्या बचता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस की वैल्यू लास्टली मेरे पास बचती है। ठीक है, अब एमपीएस की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो देखो मुझे डेल्टा एस और डेल्टा वाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से शायद नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक और तरीका है एमपीएस निकालने का, जो कि क्या है? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। क्या मुझे एमपीसी दे रखा है? ये रहा मैम 0.75। अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस मेरा सीधा सीधा कितना निकल के आ जाएगा? एमपीएस निकल के आ जाएगा 0.25। ये मेरा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले देखो, मैंने जैसे पहले भी बोला था, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने का दो ही तरीका हो सकता है। पहला तरीका होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूलाज है, दोनों फॉर्मूलाज को लिख के सब्सटीट्यूट करके आंसर निकलेगा। दूसरा तरीका होता है इक्विलिब्रियम से, तो दूसरा न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम का आता है। मैंने इक्विलिब्रियम लिखा, एडी इक्वल टू एएस, एडी को सी प्लस आई के बराबर रखा, एएस को वाई के बराबर रखा, वैल्यूज पुट करी, इक्विलिब्रियम इनकम निकली 1200। इन वैल्यूज को अगर मैं एडी में पुट करूं, सी की वैल्यूज, आई की वैल्यूज, तो मेरा एडी निकल के आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्टली एमपीएस पूछा है। एमपीएस क्या होता है? 1 माइनस एमपीसी होता है। ठीक है, तो एमपीसी अगर मेरा 0.75 है, एमपीएस कितना हो जाएगा मेरा? 0.25। आंसर आ जाएगा। सीधा सा 4 नंबर का मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ज्यादा कुछ नहीं आता, एटलीस्ट फॉर्मूलाज लिख के आ जाओ, एज इट इज वो सारी चीज को उतार के कॉपी पेस्ट करके आ जाओ, थोड़ा थोड़ा नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, Suppose an imaginary economy is facing a situation of deficient demand. Deficient demand की situation हो गई है in the short run. Discuss briefly the probable impacts of the same on the economy. Ditto same question है जो पहले excess demand का किया था। सबसे पहले deficient demand को explain करूंगी, टाइम है तो मैं deficient demand का डायग्राम भी बना के आऊंगी अगर मुझे आता है तो, एंड लास्टली मैं क्या impacts explain करके आऊंगी कि नंबर 1, जो मेरी इकोनॉमी में आउटपुट है, क्योंकि डेफिशिएंट मतलब कम, तो आउटपुट कम हो जाएगा। जो मेरी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाएगी, जो मेरी इकोनॉमी में इनकम है वो भी कम हो जाएगी। देखो 4 नंबर में बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रेपिटेटिवली क्वेश्चन आया है, तो या तो एक्सेस पे आ जाएगा, या डेफिशिएंट डिमांड पे आ जाएगा, या सेविंग ग्रेटर देन इनकम, सॉरी सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग, उस पे आ जाएगा। पर ये ऐसा क्वेश्चन आता है, अल्टीमेटली आपको आंसर यही लिख के आना है कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, या तो तीनों चीजें बढ़ जाएंगी या तीनों चीजें कम हो जाएंगी। एक्सेस में तीनों बढ़ेंगे, डेफिशिएंट में तीनों कम होंगी। टाइम है और अगर आती है तो डायग्राम जरूर बना के आओ। डायग्राम नहीं बनानी आती है, एटलीस्ट डेफिशिएंट डिमांड को या एक्सेस डिमांड को पहले एक्सप्लेन करोगे, फिर इनके बारे में बताओगे। एक्सेस में क्या लिखोगे? देयर इज अ फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, पर डेफिशिएंट डिमांड में अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, ये चीजें लिख करके आप आओगे। चलो फिर से एमसीक्यू आता है। इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एडिशन टू द फिजिकल कैपिटल एंड चेंजेस इन द इन्वेंटरी। ये चीज बिल्कुल सही है, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है। एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड का मतलब होता है एक्चुअल, एक्स एंटे मतलब क्या था? प्लान्ड। एक्सपोज्ड का मतलब होता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड एक्चुअल सेविंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। नहीं, हम इक्विलिब्रियम पे एक्चुअल की बात नहीं करते, हम बात करते हैं प्लान्ड वाले की, एक्स एंटे की ही बात करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू।
बोथ आर फॉल्स नहीं आएगा, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अगला मेरे पास आता है एमपीएस अगर 0.5 है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो यार इससे आसान क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता पेपर में। k इज इक्वल्स टू 1/0.5, तो यहाँ से मैं जो है डेसिमल से पॉइंट हटा करके 0 ऊपर ले जाऊंगी तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 2। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2। एंड इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम यानी कि डेल्टा वाई अकर्स बाय 3000 करोड़। एज इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय, इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज मतलब डेल्टा आई। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अरे यार पहले एक फॉर्मूला पूछा अब दूसरा फॉर्मूला पूछाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई यानी कि 3000 अपॉन 1200। बताओ इतना सा एक फॉर्मूला लगा के हमें आना है, आपका जो भी फाइनल आंसर आता है उसको आप यहाँ पे टिक आउट कर सकते हो, ठीक है। पहले में हमें पूछा है एज इट इज पहले का फॉर्मूला k इज इक्वल्स टू 1/MPS, दूसरे में हमें पूछा है एज इट इज दूसरा फॉर्मूला, उसको हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट इन करी, मतलब कोई और मैथ्स करना ही नहीं, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। चलो अगला मेरे पास फिर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें मुझे बिल्कुल डिट्टो सेम जो मैंने पीछे किया है सेम टू सेम करना है। सी दिया हुआ है मुझे, ठीक है, इनकम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है मुझे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, C प्लस आई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, इक्विलिब्रियम लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई y के बराबर होती है, मैं इसको y के बराबर रखूंगी, c की वैल्यू पुट करूंगी, i की वैल्यू पुट करूंगी, दोनों में सिर्फ एक ही चीज रहती होगी निकालने वाली, वो होगी y, तो हम यहाँ से y निकाल देंगे। उसके बाद वैल्यूज को पुट इन करके जो है आप जो है कंजम्पशन की वैल्यू निकाल सकते हो, y को पुट करके सेविंग्स फंक्शन लिखोगे तो सेविंग्स की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कंजम्पशन expenditure and investment expenditure are two components of aggregate demand। obviously यार हमने तो यही पढ़ा है ना, AD किसके बराबर होता है जी, C प्लस आई के बराबर होता है, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और टू सेक्टर इकोनॉमी बोला है तो टू सेक्टर इकोनॉमी में दो ही चीजें होती है, C और I, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप। एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो है वो ओरिजिन से शुरू होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने पीछे बोला था कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती, जिसकी वजह से कंजम्पशन का कर्व कभी ओरिजिन से शुरू नहीं हो सकता। एग्रीगेट डिमांड का कर्व फिर कैसे ओरिजिन से शुरू हो सकता है बताओ? एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो कभी कंजम्पशन जीरो होती है और ना ही कभी इन्वेस्टमेंट जीरो होती है, जिसकी वजह से एडीपी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू दी हुई है, सी बार की वैल्यू मुझे दी हुई है, कंजम्पशन फंक्शन हमें निकालना है। अब देखो फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको जो है आप पुट करोगे 4 इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, यहाँ से आप एमपीसी की वैल्यू निकालोगे, एमपीसी की वैल्यू को यहाँ पे पुट इन करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। If increase in the national income is equal to increase in savings, मतलब कि increase in national income delta y is equals to delta s, ठीक है। देखो इंक्रीज बोला गया है तो मैं इसमें डेल्टा लगा रही हूँ। अगर मुझे बोला गया होता कि इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स तो मैं y इक्वल टू s लिखती, पर क्योंकि मुझे बोला है इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज इन सेविंग्स तो डेल्टा y डेल्टा s। एमपीसी की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है। डेल्टा y अगर डेल्टा s के बराबर है, ठीक है, तो मेरा एमपीएस कितना होगा? एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब जो एमपीएस है वो 1 के बराबर होगा, इसका मतलब जो एमपीसी है वो 0 के बराबर होगा। सिंपल मुझे जो है अपना फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो नौकरी लेना चाहता है और नौकरी कर सकता है उन सबको नौकरी मिल गई। एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी मतलब कि आप करना चाहते हो और आपको नौकरी नहीं मिल रही। अगर मैं बोलूं वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब आप अपनी मर्जी से करना ही नहीं चाहते, इनवॉलंटरी मतलब आप करना चाहते हो नौकरी। और जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, अगर उन सबको नौकरी मिल गई तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कि तुम करना तो चाहते हो पर तुम्हें नौकरी मिल नहीं रही इसलिए तुम अनएम्प्लॉयड हो। तो जो लोग करना चाहते हैं अगर उन सबको नौकरी मिल जाएगी तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये सही है, बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखी हुई है और कुछ नहीं। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट प्रिवेलिंग वेज रेट। ये उसका जो है सिंपल जो है एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाली चीज का। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ एमपीएस इज दिस
What will be the value of increase in income if investment is increased by 200 CR? फिर से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगेगा. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.25. यहां से पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की आप वैल्यू निकालोगे जो कि किसके बराबर आएगी, जो कि 4 के बराबर आएगी. उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. मुझे क्या दिया हुआ है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो मुझे दिया हुआ है कि 4 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन 200 करो, तो 4 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 800 इक्वल्स टू डेल्टा वाई, तो 800 मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो. If the planned savings exceeds the planned investment, explain the impact on income output employment. फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो C प्लस एस इज ग्रेटर देन C प्लस आई, तो AS से ज्यादा जो है इधर हो जाएगा AD, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी जिसमें A, B और C तीनों चीजें बढ़ जाएंगी. ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा. आंसर लिख के आ जाओगे. फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, अरे ये तो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया जी. चलो, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड अंडर द कीनेसियन इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ. टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि C की बात हो रही है. C में दो चीजें आती है, पहले C बार प्लस 1 माइनस DY. C बार को मैं क्या बोलती हूँ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलती हूँ. इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि C की बात करी गई है. यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आ गया, ये भी नहीं हो सकता. जो पीछे वाला पार्ट है मैंने क्या बोला था, इसको मैं क्या बोलती हूँ, इंड्यूस्ड कंजम्पशन बोलती हूँ. चलो फिर से, मेरे पास C दिया हुआ है, मेरे पास I दिया हुआ है. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें बतानी है. कैसे हम बताएंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC. MPC कहाँ दिया हुआ है बताओ? 0.75 क्या है? B जो बोलते हैं हम, MPC ही तो है. तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25. 1 माइनस 0.75 1.25 0.25. ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 4 के बराबर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. आंसर किया, आगे चलो. अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रखी है, आप सोचोगे मैम इन्वेस्टमेंट का क्या करना है? इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना है यार, हमें तो K की वैल्यू निकालनी है. K का फॉर्मूला डालूंगी, इन्वेस्टमेंट का मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है. चलो, हम अपने आज की वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि इसके आगे आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हमारे रिपीट होने लग जाएंगे. क्या सीखा हमने आज की वीडियो से? नंबर 1, एक टाइप का 4 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है जिसमें एक्सेस या फिर डिफिशिएंट डिमांड का इंपैक्ट बताना होता है आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और इनकम के ऊपर. एक्सेस में तीनों बढ़ जाएंगे, डिफिशिएंट में तीनों कम हो जाएंगे. दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें हमेशा आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसमें आपको फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालना होता है. फिर चाहे आप MCQ की बात कर लो, MCQ में भी आपका फॉर्मूला लगेगा. 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूला बेस्ड आता है. ठीक है, इसके लिए आपको सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए जो बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं. आपके नोट्स में होने चाहिए, 2-2 3-3 बार बोल के याद करोगे और दिमाग में भी याद करके अच्छे से रखोगे. ठीक है, और ये जो फॉर्मूला आते हैं 2 ही तरीके के लगते हैं ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में. एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, जिसके दोनों फॉर्मूलाज को आपस में लगाओगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर निकालोगे. या फिर इक्विलिब्रियम का, कि इक्विलिब्रियम पे AD इक्वल टू AS होता है, ES को Y के बराबर रख दोगे, कुछ ना कुछ उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे और आंसर निकालोगे. इस तरीके का न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. तो एक तो चीज आपकी हो गई एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड वाली, दूसरी आपकी हो गई, मैं बार बार बोल रही हूँ, न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद करके जाने ही जाने हैं और बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज याद करके जाने हैं. ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को अपनी खत्म करते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में. रात को आएगी 8 बजे आपकी डिबेंचर्स की वीडियो, अकाउंटेंसी की. ठीक है, तो उसके बाद कल हम लेकर आएंगे बिजनेस स्टडीज की वीडियो, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 की. ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो. पूरी की पूरी PYQ की सीरीज को फॉलो कर लो. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू एंड बाय बाय.